जॉन एडम्स ने एक बार कहा था कि किसी देश को जीतने या गुलाम बनाने के दो तरीके हैं। पहला तलवार के दम पे, जो अब संभव नहीं है, और दूसरा कर्ज देकर, लोन देकर। और आज के समय में चीन यही कर रहा है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं ने मिलकर जितना कर्ज नहीं दिया उतना अकेले चीन ने दे रखा है। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग पूरी दुनिया चीन के कर्ज के जाल में फंस चुकी है, जिसे हम चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी या गेम ऑफ लोन कह सकते हैं। भारत और चीन हमेशा से ही ग्लोबल सुपर पावर रहे हैं, लेकिन 18वीं सदी आते आते सब कुछ बदलने लगा। इसके अलावा भारत और चीन की जगह यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। फिर 19वीं सदी आते आते चीन में चिंग डायनेस्टी कमज़ोर पड़ने लगी। इसी का फ़ायदा उठाकर जापान ने चीन पर अटैक किया, जिसे हम फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर कहते हैं, जिसमें चीन की बुरी तरह हार हुई। इस कारण चीन को कोरियन पेनिनसुला, ताइवान और मंचूरिया ये जापान को सौंपने पड़े। फिर 1911 में चीन में क्रांति हुई, जिसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। वहीं इस समय तक चीन कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुका था, जिन्हें जोड़ने का काम सन्यात सेन ने किया। इसके लिए इन्होंने एक पार्टी बनाई, कुओमिंतांग पार्टी, जिसमें चीन के सभी लीडर एक साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन जब 1925 में सन्यात सेन की डेथ हुई तो अब कुओमिंतांग पार्टी दो हिस्सों में बट गई। पहले नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके लीडर थे चियांग काई शेक, और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके लीडर थे माओ जेडोंग। यानी इन दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी एकदम अलग थी। इस कारण चाइना में सिविल वॉर शुरू हो गया और चाइनीज सिविल वॉर का फायदा जापान को ही हो रहा था। फिर जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया तो जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था। लेकिन चीन में लड़ाई अब केवल मेनलैंड चाइना को लेकर थी कि मेनलैंड चाइना पर किस पार्टी का अधिकार होगा, और आखिरकार इसमें कम्युनिस्टों की जीत हुई। और इसी के साथ जो चीन में इतने लंबे समय से सिविल वॉर चल रहा था वो अब खत्म हो चुका था। फिर चीन के अगले लीडर माओ जेडोंग बने, लेकिन इनकी ज़्यादातर इकोनॉमी पॉलिसी फेल रही, जिससे चीन के हालात बद से बदतर हो गए। माओ जेडोंग के बाद चीन के लीडर डेंग जियाओपिंग बने, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना कहा जाता है। वही 1978 तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी में चीन का योगदान 2% था, और इस समय तक चीन की 90% पॉपुलेशन गरीबी में रहती थी। फिर चीन ने 80 व 90 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खूब निवेश किया, और इसी का नतीजा ये हुआ कि आज चीन मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है, और आज चीन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन चुका है। अब हम समझते हैं चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। दरअसल चीन की कर्ज बांटने की नीति या गेम ऑफ लोन को 2010 के बाद से ही शुरू किया है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अकॉर्डिंग चीन ने 150 से ज़्यादा देशों को $1.5 ट्रिलियन का लोन दे रखा है। वहीं इसमें अगर चीन का हिडन डेट को भी जोड़ते हैं तो चीन ने दुनिया भर में $5 ट्रिलियन का लोन दे रखा है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं ने मिलकर उतना लोन नहीं दिया जितना अकेले चीन ने दिया है। फिर 2013 में BRI प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। द सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट का कहना है कि BRI प्रोजेक्ट में शामिल सभी देश चीन के कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। पाकिस्तान भी चीन के कर्ज के जाल में फंस चुका है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे 2013 में शुरू किया गया था, यह चीन के शिजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। यह CPEC BRI प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। CPEC जब शुरू हुआ था ना, तो CPEC को लेकर पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी आवाम के सामने बड़ी बड़ी बातें कही और बड़े बड़े सपने दिखाए कि CPEC प्रोजेक्ट पूरा होते ही पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, इससे पाकिस्तान की खूब तरक्की होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए फायदे की बजाय बर्बादी का कारण बन गया है। ग्लोबल डेवलपमेंट का कहना है कि चाइनीज लोन का सबसे ज़्यादा खतरा पाकिस्तान पर है, क्योंकि CPEC प्रोजेक्ट में बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने इसमें जमकर करप्शन किया। इस कारण पाकिस्तान चीन के कर्ज के तले दब चुका है। इस कारण ग्वादर पोर्ट को चीन ने पाकिस्तान से लीज पर ले लिया है। वहीं श्रीलंका भी चीन के डेट ट्रैप में फंस चुका है, क्योंकि श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट, जो एक शिपिंग टाउन था, उसे मेजर पोर्ट बनाने के लिए चीन से कर्ज लिया। लेकिन जब चीन का कर्ज वापस नहीं चुका पाए तो चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका से लीज पर ले लिया। चीन के कर्ज के जाल में मालदीव भी बुरी तरह फंस चुका है। दरअसल मालदीव पर चीन का कुल कर्ज $3.1 अरब है, जबकि मालदीव की पूरी इकोनॉमी $4.9 अरब की है।
दरअसल मालदीव की पिछली गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चीन से बड़े पैमाने पर कर्ज लिया। इस कारण मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने ट्विटर पर कहा कि चीन के कर्ज का बोझ उठा पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। अगर हम अपने बाप दादाओं के सारे जेवरात भी बेच दें तब भी कर्ज नहीं चुका पाएंगे। चीन दुनिया भर में डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर दूसरे देशों को लोन देता है, लेकिन जब वह लोन नहीं चुका पाते तो चीन उनके रिसोर्सेस पर कब्जा करना शुरू कर देता है। चीन के बारे में कहा जाता है कि जो देश एक बार चीन के कर्ज के जाल में फंस गया फिर उसका बाहर निकल पाना असंभव होता है और आखिरकार चीन उन देशों के पोर्ट, एयरपोर्ट और मिनरल माइन को लीज पर देना शुरू कर देता है। वहीं इन देशों के अलावा बहुत सारे देश चीन के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस चुके हैं, जिसमें मंगोलिया, ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर, अर्जेंटीना और बोलीविया शामिल है। एक स्टडी से पता चला है कि हाल में अफ्रीकी देशों को चीन ने सबसे ज्यादा कर्ज दिया है। 2010 में अफ्रीकी देशों पर चीन का कर्ज 10 अरब डॉलर का था, जो 2016 में 30 अरब डॉलर का हो गया। चीन की पहली पसंद अफ्रीकी देश है, क्योंकि चीन अफ्रीका के गरीब देशों को जानबूझकर इतना कर्ज देता है जिसे वापस चुका पाना असंभव होता है। अफ्रीकी देश जिबूती पर 77% से ज्यादा कर्ज अकेले चीन का है। इसके अलावा अंगोला, इथोपिया, जाम्बिया, कांगो, सूडान और केन्या ये सब चीन के कर्ज के तले दब चुके हैं। हालांकि चीन ने हमेशा ही अपने कर्ज को सही बताया है कि हम तो बस दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन देते हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि चीन इन प्रोजेक्ट में अपने वर्कर्स, इंजीनियर, अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करता है। यानी कर्ज लेने वाले देश की इकोनॉमी में इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होता और लोकल लोगों को उतनी जॉब्स भी नहीं मिलती। इसलिए बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि चीन से कर्ज लेने से पहले 2 बार जरूर सोचें।